नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सभी अहम खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं। देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। कृतज्ञ राष्ट्र ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। 150वीं जयंती पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश। कहा, अपनी सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं करता है आज का भारत। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्य समाज ने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को दी नई दिशा। भारतीयता की भावना को सदैव रखा जीवित। महासम्मेलन का जारी किया स्मारक सिक्का। बिहार में चुनावी घमासान तेज। एनडीए ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ नौकरियां, 125 यूनिट मुफ्त बिजली समेत विकसित बिहार का पेश किया रोड मैप। विपक्ष ने बताया ढाक के 3 पात। बिहार में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा ने जंगल राज बनाम मंगल राज के आधार पर मांगा वोट। आरजेडी का बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का वादा। छत्तीसगढ़ के गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। विधानसभा के नए भवन और देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से करेंगे मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र को बताया द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ। आसियान के रक्षा मंत्री प्लस की बैठक में भी राजनाथ सिंह ने की शिरकत। भारत आसियान रणनीतिक साझेदारी पर दिया बल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की है। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 साल में एनडीए सरकार ने नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद पर एक निर्णायक और करारा प्रहार किया है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आजादी के बाद 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराने का असंभव काम करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी धरोहर हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में इसी भाव से ली गई शपथ हर भारतवासी को एकजुट करती है। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के आयोजन में सांस्कृतिक उत्सव और पुलिस व अर्धसैनिक बलों की परेड मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। परेड में 10 झांकियां शामिल थीं, जिन्होंने विविधता में एकता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता के इसी मूल मंत्र को रेखांकित किया और कहा कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक छुआछूत की भावना के खिलाफ कठोर प्रहार किया। जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका एक स्वरूप ये भी है
कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के आयोजन के दौरान परेड मार्ग पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित कर रहे थे। इसके विपरीत कांग्रेस की अलगाववादी नीतियों पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का एकीकरण करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को गुलामी की मानसिकता अंग्रेजों से विरासत में मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से नक्सलवाद और माओवाद पर निर्णायक और शक्तिशाली प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का फैसला किया है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। बीएसएफ का श्वान दस्ता नेतृत्व इस वर्ष की परेड के मुख्य आकर्षणों में बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता शामिल है। इसमें भारतीय नस्ल का श्वान दल भी शामिल था, जिनमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसी नस्लों के श्वान शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक एकता, भाषाई एकता, भेदभाव मुक्त विकास और लोगों को कनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में जोड़ने को भारत की एकता के 4 प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए देश को तोड़ने के हर षड्यंत्र को नाकाम करना होगा। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने झारखंड में नक्सल रोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया। हमारे टीम लीडर का संदेश उनकी कॉकपिट से। सेना की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सूर्य किरण के तहत फ्लाई पास्ट प्रस्तुत किया। गुजरात के एकता नगर से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समूचे देश ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई। पूरे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी राज्यों में इस मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और साथ ही साथ अनेक शहरों में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन हुआ। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में गूंजा एक ही नारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कारगिल से लेकर हैदराबाद तक, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक देश के हर कोने में राष्ट्रीय एकता दिवस की धूम रही।
दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में एकता का भाव बढ़ाने के मकसद से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों समेत बड़ी संख्या में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार पटेल चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसके बाद राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 पर आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच विविधता में एकता को बढ़ावा देते हुए भारत को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज को बांटने वालों का विरोध करने पर जोर दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राजस्थान के कोटा में भी राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य जांच शिविरों और जन जागरूकता अभियानों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान एकता दौड़ में शामिल हुए लोगों ने खुशी जाहिर की। ये मुख्यतः राष्ट्रीय अखंडता, एकता के लिए निकाली जा रही है और नशा मुक्त भारत अभियान के संबंध में भी ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं। देश की एकता को बनाए रखने के लिए तमाम रियासतों को इकट्ठा करके जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण किया, आज उन्हीं की बदौलत पूरा इंडिया एक है। संदेश मिल रहा है कि हम धूम्रपान, लड़ाई झगड़े से मुक्त रहें, किसी भी लापरवाही नहीं करें, इससे यह संदेश मिलता है। एकता दौड़ में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए। मुंबई पुलिस ने बांद्रा फोर्ट में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया। इस तरह देश के नेताओं से लेकर कलाकारों और आम लोगों ने एकता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। सरदार पटेल की जयंती पर देशवासियों का जज्बा ये साबित करता है कि देश में आज भी एकता हर कोने में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश के भारतीय दूतावास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बांग्लादेश में लौह पुरुष के जन्मदिन पर भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा ने मिशन के अधिकारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। भारतीय दूतावास में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारतीय मिशन के उप प्रमुख विजय सेल्वराज ने सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। दुबई स्थित भारतीय दूतावास में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। भारत के महावाणिज्य दूत सतीश सिवन ने अधिकारियों को ये शपथ दिलाई। इस दौरान दूतावास के अधिकारियों ने एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सऊदी अरब के रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कालातीत राजनेता, भारत के एकीकरणकर्ता विषय पर चर्चा की गई। परिचर्चा में भारतीय छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सरदार पटेल की एकता और राष्ट्र निर्माण की चिरस्थायी विरासत पर विचार किया गया। फिनलैंड स्थित भारतीय दूतावास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फिनलैंड में भारत के राजदूत हेमंत कोटालवार ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दूतावास के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। दूतावास के पदाधिकारियों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सरदार पटेल गुड गवर्नेंस लेक्चर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल उपस्थित रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में
आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा सरदार पटेल लेक्चर ऑन गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उप सभापति डॉक्टर हरिवंश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार सहित अन्य प्रबुद्ध जन शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उप सभापति डॉक्टर हरिवंश ने कहा कि सरदार पटेल ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में देश का एकीकरण किया। जिस देश में आज हम सांस लेते हैं, इसके आकार, इसकी विविधता पर फक्र करते हैं, उसके मौजूदा स्वरूप को गढ़ने में और उसे यह रूप देने में अगर मैं कहूं कि एकमात्र सबसे अधिक उनकी निर्णायक भूमिका रही तो शायद गलत नहीं होगा। यह उनकी देन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शासन की भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि यही देश की सुरक्षा और विकास की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि 2025 में हमें सरदार पटेल को फिर से गढ़ने की जरूरत है। भारत एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। शासन, समाज और वैश्विक व्यवस्था सभी में बदलाव आ रहा है। That today in 2025 we should be reinventing Sardar Patel. Probably the need to understand him, the time to emulate him and understand his vision, his clarity of thought, his vision is required in India today more than ever before. पूर्व कैबिनेट सचिव और आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के प्रेसिडेंट प्रभात कुमार ने कहा कि सरदार पटेल का विजन और दूरदृष्टि ही है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तात्कालिक चुनौतियों का बखूबी सामना और समाधान किया। उनका विजन बहुत विस्तृत था। सरदार पटेल को तो अपने आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते हैं। न सिर्फ उन्होंने यूनिफिकेशन किया, लेकिन जो हमारी सिविल सर्विस है, जो सिविल सर्विस का अगर जन्मदाता है, जो आज की सिविल सर्विस है, वो सरदार पटेल। सन 47 में उन्होंने जो कहा था कि वो समय गया जबकि सिविल सर्वेंट्स रूलर हुआ, शासक हुआ करते थे। अब वो जनता के सेवक हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सरदार पटेल गुड गवर्नेंस लेक्चर श्रृंखला की ये छठी कड़ी थी। पहले इस लेक्चर सीरीज में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसी कई बड़ी हस्तियां अपने विचार साझा कर चुकी हैं। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150 वर्षों की सेवा यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से स्वदेशी अपनाने, प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करने और मोटे अनाज के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में शामिल हुए। ये आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150 वर्षों की सेवा यात्रा के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ज्ञान ज्योति महोत्सव का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आर्य समाज से स्वदेशी प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और मोटे अनाज के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। आज जब देश ने फिर से स्वदेशी की जिम्मेदारी उठाई है, देश वोकल फॉर लोकल हुआ है, तो आपकी भूमिका इसमें और अहम हो जाती है। हमारे ग्रंथों को मौलिक रूप में बचाने का काम कई पीढ़ियों से आर्य समाज के लोग करते आ रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन अब इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा। आप इसे अपना ही अभियान मानकर इसमें सहयोग करें। हम सब जानते हैं यज्ञ में श्री अन्न की कितनी अहमियत होती है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की भारतीय परंपरा को भी हमें आगे बढ़ाना है। मेरा आग्रह है आर्य समाज नेचुरल फार्मिंग के आर्थिक और आध्यात्मिक पहलू के प्रति भी लोगों को जागरूक करे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्य समाज ने हमेशा भारत विरोधी सोच को चुनौती दी। साथ ही उन्होंने गुलामी के कालखंड में समाज के लिए किए गए स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों का जिक्र किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने विदेशी नैरेटिव्स को भी चुनौती दी और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 साल पूरा होने के अवसर पर स्मारक सिक्का भी जारी किया। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। एनडीए ने युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वर्ग सहित किसानों पर फोकस किया है तो बिहार में रोजगार से लेकर इंडस्ट्री लगाने पर जोर दिया है। एनडीए ने मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की बात कही है तो विकसित बिहार के संकल्प का खाका भी पेश किया है। संकल्प पत्र जारी होने के मौके पर एनडीए के सभी नेताओं की उपस्थिति ने एकजुटता का प्रदर्शन एक बार फिर किया। नीतीश कुमार से लेकर जेपी नड्डा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सहित तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे तो वहीं विपक्षी महागठबंधन ने एनडीए के वादों पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार का चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। नारों नीतियों के साथ जनता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दल वादों और घोषणाओं का पिटारा भी खोलते जा रहे हैं। जन जन की आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशा के अनुरूप का घोषणा पत्र बताते हुए एनडीए ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। 25 महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ गठबंधन ने जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। यह आयोजन एनडीए गठबंधन की एकता का भी प्रतीक रहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सहित घटक दलों के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र को विकसित बिहार का रोड मैप बताया गया। मुख्य फोकस रोजगार सृजन और उद्योग धंधों के विकास पर है। इसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं का ध्यान रखा गया है। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। एनडीए के संकल्प पत्र में मुख्य रूप से 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, 1 करोड़ लखपति दीदी, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 5 वर्ष में बाढ़ मुक्त बिहार, फिल्म सिटी, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, 7 एक्सप्रेसवे जैसे बड़े वादे शामिल हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। घोषणाएं हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसका चेहरा हो सकती हैं, लेकिन हमने काम इतना किया है कि सामने विपक्ष को खुली चुनौती है कि अपना इतिहास भी वो साझा करें। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल का हमारा वो वादा है जो हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने की दृष्टि के साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं महागठबंधन ने एनडीए के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार। इनका जो मैनिफेस्टो है संकल्प पत्र, ये ढाक के 3 पात्र हैं, ये जुमलेबाजी है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव प्रचार का हिस्सा है, लेकिन महागठबंधन अब तक इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि हर परिवार से एक सरकारी नौकरी के वादे के लिए पैसा कहां से लाएगा। महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है कि उसे किसका घोषणा पत्र ज्यादा पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में तमाम राजनीतिक दल जनता से अपने अपने वादे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद कांग्रेस के जंगल राज के मुकाबले
एनडीए के मंगल राज की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के नेताओं को तुष्टीकरण की नीति और घुसपैठियों का समर्थन करने के लिए घेरा है। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के कामों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपनी सरकार जब उनकी बनेगी तो सभी दावे वे पूरी करेंगे। इस बीच मोकामा में कल हुई एक हत्या का मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए 5 दिन बाकी रह गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लोक लुभावन वायदों के साथ पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलराज बनाम जंगलराज के नाम पार्टी के लिए वोट मांगा। मनेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को लालू के अंधकार युग से निकालकर विकास की रफ्तार दी है। मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मधुबनी की पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की लीची को राष्ट्रीय स्तर पर हम जीआई टैग के साथ जोड़कर आगे ले गए हैं। बिहार का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का विकास हुआ है। कैलकुलेट तो कीजिए, कैसे दीजिएगा हर परिवार को सरकारी नौकरी, मतलब गिरी से गिरी हालत में आपको लगभग 3, साढ़े 3, 2.5-3 करोड़ परिवार को आपको नौकरी देना होगा। 3.25 लाख करोड़ का आपका ऑलरेडी बजट है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ ने सिवान में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो विकास नहीं, अपराधियों का सत्ता पर कब्जा होगा। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए अप्रत्याशित गति से जन सरोकार के काम करने और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का वादा किया, जबकि कांग्रेस ने भी एनडीए पर जमकर निशाना साधा। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की, और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। इनको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। हमने 20 साल में वादे किए थे, हर बार मैनिफेस्टो 5 बार जारी किया हमने। ये वादे हम पूरा कर पाए, ये वादे हम पूरा नहीं कर पाए, ये हम स्वीकार करते हैं। अब इस बार करेंगे हम, कुछ नहीं कहा इन्होंने। तेज होते चुनाव प्रचार के बीच मोकामा में जनसुराज के कार्यकर्ता की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। हालांकि बिहार की असल लड़ाई विकास, जंगलराज, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। दोनों मुख्य गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे किए हैं और दोनों एक दूसरे के वादों पर सवाल उठा रहे हैं। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किसके घोषणा पत्र पर सवाल खड़े करते हुए उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे की जानकारी साझा करते हुए लिखा, जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ कल 1 नवंबर को अपनी विकास यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में सुबह करीब 10 बजे से अलग अलग कई कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा। दोपहर करीब 2:30 बजे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का हिस्सा बनूंगा, जहां सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सुअवसर मिलेगा। नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। राज्य के अपने इस दौरे में जन्मजात हृदय रोग से मुक्ति पाने वाले करीब 2500 बच्चों से भी मिलूंगा। वहीं ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के साथ ही वहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करूंगा। छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरा करने का जश्न बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। पूरा प्रदेश रजत जयंती समारोह के लिए उमंग में डूबा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था।
बीते 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएम मोदी रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में वे उन बच्चों से संवाद करेंगे जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। हार्ट में ब्लॉकेज था और होल था, तो अभी बिल्कुल फिट है ये। के दिल में छेद था, इसकी वजह से इसको सर्दी थी और बुखार आता था, खांसी आती थी। 2017 से हम यहाँ आ रहे हैं। अभी इसका ऑपरेशन हो चुका है, बढ़िया है, अच्छा है। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को भविष्य की जरूरतों के लिहाज से तैयार किया गया है। विधानसभा भवन परिसर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये विधानसभा भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर बनाई गई है, जहां पर 200 सीटों की संख्या है, यानी जो मौजूदा संख्या है 90 विधायकों की, उससे कहीं ज्यादा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। देश में पहली बार हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने का अवसर है। तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन होगा। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें देश भर की 12 प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की गौरवशाली प्रगति का उत्सव मना रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर का दौरा न केवल राज्य की उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि विकास और परिवर्तन की नई कहानी की शुरुआत भी है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। जाहिर है आदिवासी समाज की संस्कृति लगातार मजबूत हो रही है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी मिलने वाली है। साथ ही साथ विकसित भारत में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, ये भी स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनमोहन और अपने सहयोगी सोमेश पटेल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, नवा रायपुर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द स्टेट्समैन में एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस लेख का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डिजिटल इंडिया से लेकर डीप टेक तक, चंद्रयान से लेकर बायो इकॉनमी तक और भी बहुत कुछ भारत नई ऊंचाइयां स्थापित कर रहा है। हम सभी के प्रयासों से हमारा देश विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व को पुनर्परिभाषित कर रहा है और एक आत्मनिर्भर विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत अब दुनिया को प्रेरित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अधिक जानने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का लेख पढ़ें। अमेरिकी टैरिफ तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। हिंद प्रशांत में चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर इस समझौते को विशेषज्ञ बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। कुआलालंपुर में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रक्षा समझौते के क्या है मायने, देखिए खास रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने में दोनों देशों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों देशों के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के रिश्तों के लिए इसे अहम समझौता बताया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच की रक्षा साझेदारी की नीतियों को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा क्षेत्र एक अहम स्तंभ है। एक मुक्त नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए हमारी साझेदारी बेहद अहम है। ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के मजबूत होने का संकेत है। डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे।
वहीं अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सूचनाएं साझा करने, तकनीकी सहयोग बढ़ाने में हम अपने समन्वय को बेहतर कर रहे हैं। 10 वर्षों का नया रक्षा समझौता भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने अपनी सूचना साझा करना, समन्वय और तकनीक सहयोग को भी बढ़ाने का फैसला किया है। भारत अमेरिका के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर अमेरिका पाकिस्तान से संबंध मजबूत नहीं करेगा। वहीं हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती को देखते हुए भी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को ऐतिहासिक माना जा रहा है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कुछ खटास जरूर आई है, लेकिन दोनों ओर से आ रहे बयानों से लगता है कि अगले कुछ महीनों में इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय कुआलालंपुर में हैं, जहां पर उन्होंने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और कई देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आसियान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है और आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा के दौरान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिहाज से रक्षा मंत्री ने पूर्वी देशों के साथ आपसी संबंधों पर विस्तार से बातचीत की। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध भारत, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध वातावरण पर जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत आसियान साझेदारी पर बल दिया है। कुआलालंपुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन से साझा विचारों और पहलों के माध्यम से एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध वातावरण को बढ़ावा मिलता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आसियान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी पार्टनरशिप मजबूत पीपल टू पीपल लिंकेजेस, कल्चरल एफिनिटी और पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल डोमेन्स में बढ़ते व्यवहारिक सहयोग पर आधारित है। इंडिया का आसियान के साथ इंगेजमेंट मल्टीलैटरलिज्म, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी और सॉवरेनिटी के रेस्पेक्ट पर आधारित है। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। इससे एक हॉलिस्टिक पार्टनरशिप बनती है जो ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों को एड्रेस करती है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ भी बातचीत की। बैठक में भारत मलेशिया रक्षा पार्टनरशिप को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री चान चुंग सिंग से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काशी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाटकोट्टई धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वाराणसी दौरे पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी के सिगरा में 10 मंजिला सत्रम भवन धर्मशाला का उद्घाटन किया। ये धर्मशाला श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंध सोसाइटी द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें 140 कमरे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राचीन रिश्तों के बंधन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले 3 साल से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। एक नव्य धर्मशाला इमारत के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए मुझे जो अवसर मिला उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्राचीन रिश्तों के बंधन को मजबूत करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा पिछले 3 साल से काशी तमिल संगमम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी के जंगमवाड़ी क्षेत्र में स्थित काशी नट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम का मुख्य भवन अब नया धार्मिक स्थल बन गया है।
इस भवन का निर्माण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोग प्रसाद और आरती की जिम्मेदारी संभालने वाली नाट्यकोट्टम संस्था द्वारा कराया गया है। श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी द्वारा निर्मित ये दूसरा सत्रम है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत की आत्मा एक ही है, जो शाश्वत, समावेशी और अटूट संबंधों से जुड़ी हुई है। यह धर्मशाला जहां एक और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर से वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना और युवा पीढ़ी को काशी की पवित्र यात्रा के लिए प्रेरित करना है। ये प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। इस पहल से काशी और तमिल दोनों क्षेत्रों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को नया आयाम मिलेगा। रामेंद्र सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक पाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। इस अवसर पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने शुभकामना संदेश साझा करते हुए गृह मंत्री ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित सभी पुलिसकर्मियों को बधाई। विशेष अभियान, जांच, खुफिया जानकारी और फोरेंसिक विज्ञान में अनुकरणीय मानक स्थापित करते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मियों ने हमारे राष्ट्र को और अधिक दृढ़ और सुरक्षित बनाने में योगदान दिया है। साहस, प्रतिबद्धता और समर्पित सेवा के सम्मान में गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में स्थापित यह पुरस्कार और अधिक लोगों को राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑरेंज कैपिटल के अध्यक्ष मोहनदास पई के साथ डीप टेक और सेमीकंडक्टर स्टार्टअप पर बातचीत की। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ये बातचीत नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाने पर हो रही है। यह मुलाकात भारत के डीप टेक और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए उभरते अवसरों की खोज पर केंद्रित रही। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रविंद्र कुमार जेना के साथ स्वच्छता अभियान 5.0 में हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम पहल में भी हिस्सा लिया। असम के गुवाहाटी में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। इस अवसर पर असम के कैबिनेट मंत्री केशव महंत और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, बाधाओं की पहचान करना और विस्तार रणनीतियों पर चर्चा करना है। उद्घाटन सत्र के बाद केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख योजनाओं की प्रगति और समीक्षा की और सौर, लघु जल विद्युत, हरित हाइड्रोजन और बायोमास में क्षेत्र की अपार क्षमताओं के दोहन के कार्रवाई के कदमों पर चर्चा की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इंस्टॉल नियरली अबाउट 22 lakhs इन द कंट्री। 22 लाख हमने जो इंस्टॉल किया है उसमें लगभग 50% लोगों को जीरो बिल आया है। उसमें कई लोग ज़्यादा बिजली उत्पादन करके कमाई भी कर रहे हैं, दे आर अर्निंग ऑल्सो। तो ये सब देखते हुए नॉर्थ ईस्ट में भी पीएम सूर्यघर हो, पीएम कुसुम हो और हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो, ये सब मिला के ज़्यादा करने के लिए हमने ये वर्कशॉप आयोजित किया है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक दूरदर्शिता का सोच है कि 10 वर्ष पहले उन्होंने इसको विजुअलाइज किया। इसी कारण आज दुनिया में भारत इतने बड़ी मात्रा में ओवरऑल एनर्जी और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। दिस क्रेडिट एंटायरली गोज टू प्राइम मिनिस्टर। नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया में प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी लार्ज स्केल जनसेवा कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के सभी कर्मियों में सेवा भाव, अनुशासन और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना था, ताकि वे अपने कार्यों को और भी समर्पित, जिम्मेदारी के साथ निभा सकें। कार्यशाला में देश भर से आए 30 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षण अभियान उन्हें कर्मयोगी अभियान को प्रभावी रूप से देश भर में लागू करने के लिए तैयार करेगा। कार्यक्रम का संचालन NABM के अपर महानिदेशक प्रकाश वीर ने किया। ये कार्यशाला भारत सरकार के कर्मचारियों को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करने और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने 2 दशक के सफल सफर में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, दक्षता और पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह संस्था आज लॉजिस्टिक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान रखती है। दिल्ली के भारत मंडप में DFCCIL का 20वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए DFCCIL टीमों के व्यक्तिगत कर्मचारियों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। समारोह में DFCCIL के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, हितधारक मौजूद रहे। गौरतलब है कि साल 2024-25 के दौरान DFCCIL ने उत्कृष्ट परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिदिन औसतन 381 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन किया। इस दौरान 1,39,302 ट्रेनों का सफल संचालन हुआ और संगठन की बढ़ती विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता का ये प्रमाण है। भारतीय रेल ने DFCCIL मार्ग पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया, जो भारत के रेल माल परिवहन इतिहास में एक नया अध्याय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना दिवस केवल 2 दशकों की उपलब्धियों का उत्सव भर नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में एक अधिक सक्षम, हरित और डिजिटल भारत की दिशा में सतत प्रगति का संकल्प भी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने सभी कर्मचारियों का और सभी अधीनस्थों का, जिन्होंने ढेर सारी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। हम तत्पर हैं आने वाले विकसित भारत को बनाने के लिए। ये अवार्ड मुझे DFCCIL में सुरक्षा के लिए मिला है, जिसमें हम लोग RPF को और लोकल पुलिस का सहायता लेकर जो DFCCIL में चोरियां या फिर ट्रेस पासिंग, रन ओवर के केसेस होते हैं, ये सब हम लोग क्लियर कराते हैं और जो भी चोरियां होती हैं उसको, चोरों को पकड़कर उनको प्रोसिक्यूट करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। आज हमें जो अवार्डीज़ को जो सम्मानित किया गया है, मुझे और हम सभी को, ये हमारे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। DFC एक कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा बडिंग फ्लावर था, बट अब नाउ एक गार्डन बन चुका है। वी आर गिविंग बैक टू आवर कंट्री। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग करते हुए भारतीय रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ा पाएँ। I am receiving this award for the execution of Kalamboli RFO in Mumbai unit, because it's a 110 meters long RFO. DFCCIL इंडियन रेलवे के लिए एक ब्रीदिंग वो बन गया है, कॉरिडोर बन गया है, हाईवे बन गया है, जो जिसपे हम लोग 400+ ट्रेन्स ईच में कैरी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। साथ ही साथ ये महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की अद्वितीय प्रतिबद्धता को भी मान्यता मिलती है। प्रधानमंत्री ने पोषण माह के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देशव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ किया था। यह अभियान महिलाओं, किशोरियों, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य शीघ्र पहचान को मजबूत करना, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और एक मजबूत और स्वस्थ भारत के लिए परिवारों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सशक्त बनाना था। और वहीं इन रिकॉर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो एक महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। एक हफ्ते में स्तन कैंसर की जांच के लिए 9.94 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया। साथ ही एक हफ्ते में ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों की जांच के लिए 1.25 लाख से ज़्यादा लोग सामने आए। वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
निवारक और महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण। भारत में नॉर्वे के राजदूत मे एलिन स्टेनर के सहाध्यक्षता में नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि लगभग 2 दशकों से चली आ रही ये साझेदारी भारत नॉर्वे के बीच सहयोगात्मक नवाचार का प्रतीक है, जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र में ठोस लाभ प्रदान किए हैं। राजदूत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि ये साझेदारी भविष्य में भी स्वास्थ्य नवाचारों की दिशा में कदम बढ़ाती रहेगी। With the Indian government on the Norway-India Partnership Initiative for almost 20 years now. We have been exploring innovative approaches for maternal health and newborn care. It has been a very successful program that is now almost taken over by India themselves, because India has also put a lot of resources. Because this has been such a successful program, India is now at a totally different place than it was 20 years ago. We have been exploring together innovative approaches and also new ways of thinking for maternal health and for newborn care. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।